नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज़ पर मैं पूजा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण लेकर हम फिर आपके बीच में हैं, जो हमारे इस रेडियो स्टेशन पर स्मार्ट संस्था के सहयोग से प्रचार प्रसार और प्रसारित किया जा रहा है। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम की जितनी भी सीरीज हैं, हम उसमें बात कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस और उसके उपचार के बारे में, साथ ही साथ जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण के बारे में, और हम कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ किस सही उम्र में वैक्सीनेशन यानी कोविड वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, और जिन्होंने नहीं ली है या अधूरी ली है उसके बारे में भी हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं। और बात अकेले ही नहीं करते हैं, हमेशा हमारे बीच एक एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी को ये बताते हुए और आपको मिलवाते हुए कि हमारे स्टूडियो में आज हमारे शहर आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो में आकर? मैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही जगह पहुंच गया हूं, जहां से स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है और अपनी बात उन तक पहुंचाई जा सकती है। और बहुत बहुत आप लोग के आभारी भी हैं कि आप इस तरह के जो सामुदायिक सहयोग के लिए जो आपके तरफ से कार्य किया जा रहा है, बहुत ही प्रशंसनीय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद शुरुआत में ही मैं इसलिए भी आपका करना चाहूँगी क्योंकि आपका बहुत सपोर्ट, आपका बहुत सहयोग हमें हमेशा ही मिलता रहता है और हम नित निरंतर काम करते रहते हैं आपके निर्देशन में। तो सर, कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण की शुरुआत करते हैं। हम ये सोचते हैं कि आपसे हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करें क्योंकि आगरा जानना चाहता है, आगरा ही नहीं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ये जो कार्यक्रम है ये बहुत दूर दूर तक जाएगा, तो सभी लोगों तक सही सटीक जानकारी आपके माध्यम से पहुंचे, इसलिए मैं चाहती हूँ आपसे सभी विषयों पर बातचीत की जाए। सबसे पहला सवाल सर, हम इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में आपसे ये करना चाहेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसने अभी तक अपने बहुत ज़्यादा पैर पूरे भारतवर्ष में फंसा रखे थे, अब आज के समय पर अगर हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस के पीछे सभी जितने भी स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं सभी लग चुके हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी कल्पना है कि वो 2025 तक इस ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करके ही रहेंगे पूरे भारतवर्ष से। तो सर, अगर आगरा की बात करी जाए तो आगरा की अब क्या स्थिति है इस क्षय रोग को लेकर? जैसा कि आपने कहा, चूँकि प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इसको 2025 तक समाप्त करने की जो घोषणा की है, उसमें हम लोग की ये जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे नागरिक के रूप में हो या प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में हो, कि हम लोग इसके पीछे जो भी समस्याएं हैं, जो भी अपनी भावना है, जो भी उपचार के लिए आवश्यक संदेश हैं, वो जन जन तक पहुंचाएं। और उसमें आपके द्वारा ये कार्यक्रम बहुत ही सहयोग देगा। जैसे पता है कि ट्यूबरक्लोसिस के जो उपचार की आवश्यकता होती है, सबसे पहले आवश्यक है कि आप लक्षण अगर आपको पता होंगे तो आप अपना सबसे पहले जांच कराएंगे, और जांच में जैसा भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसका उपचार होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि यदि आपको या अथवा जानने वाले को या किसी भी व्यक्ति को अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी आ रही हो, बुखार रहता हो, भूख कम लग रही हो, वजन में गिरावट हो, ये सारी चीज़ें अगर, या कोई ऐसी लगा कि खांसी आपकी ठीक नहीं हो रही हो, लंबे समय से हो, तो जांच कराने में कोई गुरेज नहीं। और ये जांच हर स्वास्थ्य केंद्र में, इवन हमारे उसके अतिरिक्त, अब आप जैसे आप प्राइवेट में भी जाते हैं और वहाँ पे जांच लेके कराते हैं और वहाँ पे भी चिन्हित होते हैं, वो भी सैंपल आपसे लेके और वो हमें हमारे केंद्रों में भेज सकते हैं, वहाँ में भी कोई शुल्क नहीं निर्धारित है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अगर आपको जरा सी भी शंका हो किसी भी श्वसन तंत्र से रोग से रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम टीबी, आप भूल जाइए टीबी जैसी भी चीज़ है, जांच कराने में कोई गुरेज ना रखिए। जांच एक ऐसी चीज़ है जो आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। और दूसरी बात, जितनी जल्दी आप जांच कराएंगे और आपका इलाज उतनी जल्दी शुरू हो पाएगा, जितनी जल्दी उपचार होगा और उतनी जल्दी आप स्वस्थ होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है इसका कि हम अपनी बीमारी को चिन्हित करें और उसके बाद जिस स्थान पे हमारा उपचार हो सकता है, जहां हमारी जांच हो सकती है, तत्काल वहां पहुंचे। और सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये सुविधा जांच की उपलब्ध है। जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पे भी जांच तत्काल हो जाती है। दूसरी बात आती है पंजीकरण की। प्राइवेट हो या निजी,
इसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है। उस निश्चय पोर्टल के माध्यम से जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमारे स्वास्थ्यकर्मी आपके स्थान पर पहुंचते हैं और आपको ट्रीटमेंट के लिए तुरंत दवाएं और बाकी सहायता मुहैया कराते हैं। इसके लिए मैं दूसरी बात स्पष्ट कर दूं, इसमें किसी भी तरह की पैसे की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके पास वो नहीं पहुंचते हैं तो आप तत्काल सहायता भी मांग सकते हैं। जिस चिकित्सक ने आपको पंजीकृत किया है उसको आप बताएं, तत्काल वहाँ लोगों को पहुंचना है। ऐसा संभव नहीं होता। जैसे ही पंजीकरण होता है, हम लोग चाहे वो अपर स्टेज में हो, सबको पता चलता है कि कौन फॉलो पे है, कौन नहीं है। इसके बाद दवाओं की शुरुआत होती है। जैसा कि आपको अन्य विशेषज्ञ लोग बता चुके हैं कि इसकी हम उपचार की एक नियमित सीमा होती है। सबसे महत्वपूर्ण इस उपचार के दौरान ये होता है कि जो अवधि हमें 6 माह की दी गई है, उस अवधि में किसी भी तरह का कोई ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक हो जाएगा तो ये पुनः एक स्टेज ऊपर पहुंच जाएगी, यानी कि जिन दवाओं से हम उपचारित हो सकते थे वो बेकार हो जाएंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग उपचार में यदि आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया और आपको लक्षणों में आपको लगता है कुछ ऐसे लक्षण उपजर्व, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा कि आपको पीलिया हो रहा है या आपको और कोई दिक्कत हो रही है, वोमिटिंग आ रही है, डिस्कम्फर्ट है, तो आप तत्काल डॉक्टर से सहायता ले सकते हैं। दवाओं को छोड़ने से पहले आपको अपने जिसके भी आप परामर्श ले रहे हैं उससे परामर्श लेकर ही दवाओं को आप बंद करें। अपनी मर्जी से कोई भी दवा कृपया बंद ना करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के नहीं, आपके परिवार के और आपके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि ये उपचार कंटिन्यू रहे। अगर किन्हीं कारणों से उपचार कंटिन्यू नहीं रहता और आप दवाएं छोड़ जाते हैं तो होता क्या है कि वो जो टीबी का रोगाणु है वो उन दवाओं के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, और यदि इस समय वो फैला तो वो जिसको भी फैलेगा उन पे वो दवाएं असर नहीं करेंगी जिन दवाओं से सामान्यतः रोगी ठीक हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके उपचार को छोड़ना बहुत बड़ा नुकसान है, और इस उपचार को कंटिन्यू करने से हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर है, अवश्य है कि दवाएं जब चलती हैं तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट शुरुआत में होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये एडजस्ट हो जाता है। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि उपचार को ब्रेक ना करें। इसके बाद आती है कि जैसे कि आपको पता है कि उपचार के दौरान इसमें पैसे भी मिलते हैं। 500 रुपीज़ आपको निश्चय पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, डीबीटी के माध्यम से। तो सरकार इसमें कि आपका पोषण इलाज के दौरान बना रहे, इसलिए उस पोषण के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण आप देखिए कि सरकार ने फ्रॉम जांच से लेकर और आपके पोषण तक की व्यवस्था इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर रखा है। इसके अतिरिक्त आपके बहुत सारे STLS हैं जो जाते हैं, आपके ट्रीटमेंट सुपरवाइजर्स हैं जो आपकी ट्रीटमेंट की आपके घर पे ही रह के सुपरविज़न करते हैं, और कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर आपको चिकित्सीय परामर्श और सहायता पहुंचाते हैं। तो मेरा इस कार्यक्रम के बारे में सबसे यही अनुरोध है कि जल्दी पहचान करने के लिए लक्षणों का जानकारी होना, जल्दी जांच कराना और उपचार के लिए सही केंद्र में पहुंचना, ये अत्यंत आवश्यक है। पूरे समय तक उपचार लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुरोध यही है कि जिसको भी किसी तरह का लक्षण अगर संभावित लगता हो वो तत्काल अपनी जांच कराए और अपने उपचार को ले। जी, बहुत अच्छा सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सरल शब्दों में आपने पूरी ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, टीबी के ऊपर आपने सारी जानकारी दी है। आपने जहां हमें ये भी बताया कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी पहले ही सावधानी बरतिए और उसके बाद आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आप अपने लक्षण को पहचानिए, उसके बाद जांच ज़रूर कराइए ट्यूबरक्लोसिस की, और उसके बाद उपचार रेगुलर लीजिए। और सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं और सुविधाएं हैं जिसमें वो आपको पोषण, यानी कि आपको खाने पीने के लिए सामग्री और पैसे, वो सब प्रोवाइड कराती है। और सबसे अच्छा जो हमारी भारत सरकार की ओर से जो प्रयास है वो ये है कि ये सारी जाँच और ये पूरा इलाज, ये दवाइयाँ, सब कुछ मुफ्त है। बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अगला सवाल जो है मैं आपसे वो गर्भवती महिलाओं के बारे में, साथ ही साथ धात्री माताएं, इनके बारे में करना चाहती हूँ। सर, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं जो हैं, इनके पोषण का ध्यान रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की इस समय पर क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं जिसका वो लोग लाभ उठा सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है ये कि धात्री महिलाएं ही स्वस्थ समाज की सबसे मूल मंत्र है। बिल्कुल। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उस समय जो उसके विकास के लिए जो भी चीज़ लगती है वो पूरे जीवन भर परिलक्षित होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग के लिए और आम
सभी लोगों के लिए आवश्यक है। चाहे वो परिवार की कोई भी सदस्य अगर आपकी धात्री है तो उसके लिए आपकी जो निगरानी है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो आपके अगली जो पीढ़ी है उसको स्वस्थ पीढ़ी को जन्म देने वाली है। तो सबसे पहले अगर किसी महिला को गर्भधारण है तो सबसे पहले वो अपना पंजीकरण हेतु जो निकटतम सब सेंटर में जा सकती है। SW, अब जैसा भारत सरकार ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोल रखे हैं, PSCs में हो सकता है रजिस्ट्रेशन। इसके अतिरिक्त CSC में सारी सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। ENC के लिए जैसे आपने देखा, जैसे हमने बताया कि प्रसव पूर्व परीक्षण के लिए हमारे यहाँ एक 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना चल रही है, और हर माह की 9 तारीख को विशेषज्ञों द्वारा इस तरह की जो भी प्रसव पूर्व जो भी दिक्कतें होती हैं उनकी सारी जांच निःशुल्क होती है। उसमें आपकी ब्लड की भी जांच होती है, जो गर्भ अवस्था की भी जांच होती है, और यदि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और होने की कोई संभावना है तो उसको पहले ही परिलक्षित कर सकते हैं। इस योजना में अल्ट्रासाउंड भी जहाँ भी उपलब्ध है वहाँ अल्ट्रासाउंड होता है। यदि वहाँ उपलब्ध नहीं हो तो हम लोग ने अनुबंधित करके वहाँ पे अल्ट्रासाउंड को भी सेंटर्स को अनुबंधित कर रखा है कि प्राइवेट में उसको आपको निःशुल्क हम अल्ट्रासाउंड भी करा पाएँ, और इसकी भी सुविधा उपलब्ध कराई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त जो व्यवस्था एक और थी जिसमें हम लोग मातृ वंदना योजना कहते हैं, इस मातृ वंदना योजना में 5,000 रुपये की धनराशि विभिन्न स्टेजों में पंजीकरण से लेकर जब बच्चे का टीकाकरण पूर्ण होता है तो किस्तों में अलग अलग धनराशि उसको दी जाती है। 3 किस्तों में यह धनराशि प्रदान की जाती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण योजना इससे जुड़ी हुई है, वो है VHND की, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। ये प्रत्येक प्रथम बुधवार को ये हम लोग VHND इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको एक समेकित उपचार की मिलती है। वहाँ आंगनवाड़ी भी आपको मिलेगी, वहाँ ANM भी मिलेगी, आशा बहन जी होगी। उससे पोषण से संबंधित, गर्भ अवस्था से संबंधित जो भी पोषण की जानकारी है वो वहाँ पे आपको मिलेगी। जैसा शब्द से क्लियर है कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, यानी उसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में, स्वच्छता के बारे में एवं पोषण के बारे में ये तीनों जानकारियां समेकित रूप से आपको मिलेंगी। इसके अतिरिक्त उस दिन आपको गांव स्थल पर अपने ही गांव में टीकाकरण की सुविधा, बच्चों के टीकाकरण की सुविधा, धात्री महिलाओं के टीकाकरण की सुविधा, उसके अतिरिक्त वहाँ पे जो भी जाँच हो सकती है, चाहे वो यूरिन शुगर की जाँच हो, हीमोग्लोबिन की जांच हो, इसके अतिरिक्त जो भी किट की जांचें हैं वो सारी जांचें वहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। तो अनिवार्य बस इतना है कि अगर आपके परिवार में किसी भी महिला की गर्भधारण की सूचना प्राप्त होती है, तत्काल आप किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ती अथवा अपनी गांव की आशा बहन को अवश्य बताएं। बाकी काम आप छोड़ दें, सारा काम इनके द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। सिर्फ एक सूचना अगर इन तक पहुंच जाती है तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से करे रखेंगे। तो जब प्रसव के समय किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता होगी वो आपको पूर्व से प्रबंधित होगी, चाहे वो ब्लड की आवश्यकता हो, चाहे वो ऑपरेशन की आवश्यकता हो, एनीथिंग, और सारी चीज़ निःशुल्क हैं। ये हमारे जनपद में ही इस समय 5 FRUs काम कर रहे हैं जहाँ सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आवश्यकता क्या होती है कि हम उनको प्रसव की पूर्व जो भी गंभीरता है उनको जांच लें, परख लें और उनको वहाँ पे इलाज के लिए संदर्भित कर दें। ये सुविधा आपको एतमादपुर में, शमशाबाद में, खैरागढ़ में और केरावली जो इस समय अछनेरा में चल रही है, इसके अतिरिक्त बाह में ये 5 FRU हैं जिसमें हमारी 4 इस समय FRU पूरी तरह से जहाँ पे सिजेरियन ऑपरेशन हो सकते हैं किए जा रहे हैं और यहाँ पे विशेषज्ञ लोग मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास ब्लड स्टोरेज यूनिट्स भी खोली जा रही हैं जहाँ पे अगर ब्लड की आवश्यकता हो तत्काल बेड आपको उपलब्ध हो जाए। इस समय बाह में और खैरागढ़ में इस समय ब्लड स्टोरेज यूनिट आरंभ हो गई है। अछनेरा और एतमादपुर में हम लोग शीघ्र ही इसको आरंभ करने वाले हैं। तो आप पूरी बात में देखें कि गर्भवती महिला का पोषण, अब चूँकि इसमें एक हमारा सहयोगी विभाग भी रहता है आंगनबाड़ी, जो वहाँ पे उसको पुष्टाहार भी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त जो VHND में आपको पुष्टाहार के साथ ये भी बताया जाएगा कि घर में उपलब्ध होने वाले जो सामान हैं कैसे उनका आप अच्छे से उपयोग करें जिससे आपका बच्चा स्वस्थ रहे। पोषण, टीकाकरण 2 मूल मंत्र हैं जिसके आधार पर आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा
प्रसव करा सकते हैं और उसको पूरे जीवन पर्यंत जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है, खास तौर से जो टीकाकरण के रूप में जो उसको मिलता है, जो 6 बीमारियां जो जिनकी वजह से वो अपने आप को सुरक्षित करता है, वो सारी बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित कर पाता है। तो प्रसव पूर्व जो भी कार्य है, जैसे आपने गर्भधारण की बात की, ये सिर्फ माँ के लिए नहीं, बच्चे के लिए ही उतना इम्पोर्टेंट है जितना माँ के लिए। बिल्कुल। तो और अंत में मैं कहूँगा ये समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसको किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो सर, इसके लिए क्या समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहन जी को आप लोग अपडेट करते रहते हैं? बिल्कुल, ये हर प्रसव पूर्व में 4 प्रसव पूर्व जांचें होती हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद इनको विजिट करनी होती है, चाहे एएनएम बहन जी को, आशा बहन जी को, और ये वहाँ पे घर में भी अगर आवश्यक, अच्छा ये रहता है कि कोई हमारा डॉक्टर उसको देख ले। जैसे अभी आपको 9 तारीख की मैंने डेट बताई। ख़ास तौर से जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हैं, कोशिश ये रहती है कि इनके यहाँ अवश्य उसकी निगरानी में रखा जाए। इसके अतिरिक्त अगर आवश्यकता नहीं है तो उनको घर पे भी उनका निरीक्षण परीक्षण किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, VHND सेशन जो होता है उनके गांव में ही लगता है। अच्छा। जहां पर वो एएनएम बहन जी और सारी सुविधाएं अवेलेबल होती है और वहां भी परीक्षण कराया जा सकता है। तो हम अपनी आशाओं को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं, वर्कशॉप देते रहते हैं। मूल मंत्र है जो NHM है, NHM का मूल मंत्र मातृ स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य है, और सबसे मूल कारण उनका यही है कि इसके आधार पर उनको जो मानदेय है ये भी निर्धारित होता है। तो वो सर्वे भी करती हैं, प्रत्येक घर की वो लिस्ट बनाती है, उनके पास एक आशा डायरी होती है जिनमें गांव में कौन गर्भवती महिला है उसकी पूरी लिस्ट होती है। तो उनका भी कार्य ये है वो घर घर जाए। लेकिन होता क्या है कि जो गर्भावस्था है उसकी जांच कराना, जब तक वो जांच नहीं हो जाती गर्भावस्था की शुरुआत, पंजीकरण नहीं हो पाता। तो ये जितनी जल्दी पंजीकरण हो जाएगा ये सारी सुविधाएं उतनी जल्दी मुहैया हो जाएगी। तो यदि आपको लगता है कि गर्भावस्था हो सकती है तो तत्काल सूचित कर दें, जिससे एज अर्ली एज पॉसिबल आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो सर, ये तो माताओं की बात हुई, बच्चों की बात हुई, अब किशोरों की कुछ बात करते हैं। सर, आसपास और आगरा में भी आपने देखा है, आप इतनी जगह पोस्टेड भी रहे हैं सर, कि बहुत ज़्यादा एनीमिया की जो परेशानी है वो अब के समय में किशोर किशोरियों में बढ़ती ही जा रही है। पोषण की कमी कहें, लेकिन सबसे ज़्यादा अनीमिया की कमी है, खून की कमी है। तो सर, इस पर आप हमारे यंगस्टर्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये समस्या बहुत पुरानी इसलिए रही है कि जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे ग्रोथ होता है, चूँकि मैक्सिमम ग्रोथ किशोर अवस्था में होती है, तो इस अवस्था में हमें पोषक तत्वों की अत्यंत आवश्यकता होती है। होता क्या है, किशोर और किशोरियों में थोड़ा अंतर माहवारी को लेकर होता है, मेस्टोरेज साइकिल को होता है, जिसमें कि ब्लड लॉस की वजह से आयरन की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एनीमिया की जो संभावना है वो किशोरियों में और ज़्यादा होती है किशोरों से। तो दोनों के लिए आवश्यकता है। दूसरी बात, जैसा आप किशोरों के साथ एक और चीज़ें आपने देखी होगी कि अब अनहेल्दी फूड आपकी अवेलेबिलिटी बहुत सारी बढ़ गई है। जो पहले हम लोग घर में खाना खाते थे जो अवेलेबल था, अब मार्केट में बहुत सारा अनहेल्दी फूड है जिसको वो लेकर वो इन पोषक तत्वों से अपने आप को दूर कर देते हैं। तो अब वो समस्या लगभग बराबर हो गई है। जो पहले मात्र किशोरियों में दिखती थी अब वो किशोरों में भी दिखने लगी है। अनुरोध सिर्फ यही है कि यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, पोषक तत्वों की कमी रहेगी, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपकी जो लाइफ होगी वो क्वालिटेटिव नहीं होगी, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जो भी कार्य कर रहे हैं उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे। ये आपको ही आवश्यक है कि आप यदि रक्त अल्पता, जिसे आप एनीमिया कहते हैं, अगर आप चिन्हित हो गए हैं इससे, तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व जिसमें आयरन, विटामिन B12, विटामिन C, ये जिसमें प्रचुर मात्रा में हो उनका आप लें। जैसा आप सारी चीज़ें मोस्टली पालक हो, गुड़ हो, आपके पास टमाटर होता है, खट्टी चीज़ें होती हैं जिसमें विटामिन C मिल जाती है, ये सारी चीज़ें आपके घर में मुहैया हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको सप्लीमेंट की आवश्यकता है तो हर चिकित्सा केंद्र में आयरन की गोलियां निःशुल्क उपलब्ध हैं। थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होती हैं एक्सेप्टेंस को लेकर, जैसे हम खाते हैं थोड़ा बहुत नाशिया, थोड़ा बहुत एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग जैसी दिक्कतें कुछ लोगों को, नाम मात्र लोगों को हो सकती है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, 1-2 दिन बाद वो ख़त्म हो जाती है। छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है जिसको
जिसे हम लोह तत्व कहते हैं, जिसको ब्लड बनाने के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। तो जो इतना महत्वपूर्ण है, मैं तो कहूँगा जितना हवा आपके लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही जैसे सांस लेने के बिल्कुल लिए सही बात। ऑक्सीजन आपको चाहिए, वैसे ही रक्त बनाने के लिए आयरन आपको चाहिए। तो जहाँ भी आप पोषक तत्व के बारे में सोचेंगे, आपको चारों तरफ ये अवेलेबल है। बस सिर्फ आपको एक बार सोचना है कि आपको इसको लेना है और उसको खाना भी है। और उसको खाना भी है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी किशोर या किशोरी है, तो मैं यही कहूँगा कि आपके विद्यालय में, आपकी आशा बहन के पास, आपकी एएनएम के पास, सबके पास आयरन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रहती है। बच्चों के लिए इवन विटामिन सी भी उपलब्ध है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए विटामिन आयरन की सिरप भी उपलब्ध है, तो वो सिरप भी ले सकते हैं और टैबलेट भी उपलब्ध हैं। स्कूल कॉलेजों में हम लोग बंटवाते हैं, उसमें जो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में भी बांटा जाता है, आंगनवाड़ी के माध्यम से भी बंटती हैं, एएनएम जो वीएचएनडी के माध्यम से बढ़ती हैं। तो चूंकि वो पोषण में बहुत अनिवार्य है, आयरन की उपलब्धता हर जगह है। बस आपको एक बार ये सोचना है कि इसको लेना है जी। और आप अगर इसको ले लेते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा और मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो सर, क्या किशोरियों की कोई ऐसी उम्र है जब माँ बाप को उन्हें वो आयरन की टैबलेट देना शुरू कर देना चाहिए? मेरे ख्याल से 11 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, 11 से 13 वर्ष। और 11 से 13 वर्ष जिसमें हम लोग कहते हैं किशोरावस्था शुरू होती है, तो इसमें अगर आयरन लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसका भविष्य के जो समय है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक महिला के एक जीवन में प्रसव धारण होता है। और प्रसव में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की, एक तरह से मैं कहूँगा कि एक तरह से जान की पूरी जोखिम भी लगाती है एक बच्चे को प्रसव लेने के लिए। कहा भी गया है जितना दर्द प्रसव में होता है, वो गिने चुने बहुत बड़े दर्दों में ऐसा दर्द महसूस होता है। तभी कहते हैं कि स्त्री का दूसरा जन्म है। जन्म है, दूसरा जन्म है। तो जब दूसरे जन्म की तैयारी करनी हो तो मेरे ख्याल से जितनी जल्दी हम शुरू कर देंगे तो वो जन्म और आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा सर। सर, अब बात करते हैं कोविड की। तो कोविड गया तो सर अभी भी नहीं है, हमारे आसपास हम लोगों के बीच ही है, लेकिन हाँ, अब आपकी इतनी मेहनत जो रही है, आपकी पूरी टीम के जो इतने एफर्ट्स रहे हैं, उसकी वजह से आगरा में बहुत अभी शांति बनी हुई है और कोविड उपयुक्त व्यवहार का बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। सर, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो लगभग वैक्सीनेशन सभी लोगों की 2 डोज कंप्लीट हो चुके हैं। बूस्टर डोज और बच्चों की जो डोज है सर वैक्सीनेशन, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, अब 12 वर्ष से 14 वर्ष और 15 वर्ष से 17 वर्ष और 18 प्लस, ये सारी वैक्सीन सभी आयु वर्ग के लोगों को लग रही है। चूँकि ये पहले 18 वर्ष से आरंभ हुई थी, तो ज़्यादातर लोगों ने फर्स्ट डोज अपनी 18 वर्ष से एबव वालों ने ले रखी है। सेकेंड डोज में थोड़ी दिक्कत 60 एबव लोग हैं, वो थोड़ों लोगों ने अभी ढिलाई कर रखी है। मैं बहुत अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध है कि आपके घर में अगर कोई भी बुजुर्ग हो, देखिए उनका पूरा पालन पोषण या जो भी आपके निर्भरता आप ही के ऊपर है। आप इन बुजुर्गवारों को अगर उन्होंने अपनी सेकेंड डोज ना ली हो तो तत्काल ले लें। ये विनम्र अनुरोध सिर्फ इसलिए नहीं कि ये उनके जीवन के लिए आवश्यक है, वो एज ए कैरियर आप काम कर सकते हैं जो बाद में आपके परिवार को भी इन्फेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर हमें कोविड को बिल्कुल समाप्त करना होगा तो सभी लोगों में इसमें एंटीबॉडीज़ का एक सर्टेन लेवल अनिवार्य है, तभी वो उसका सर्वाइवल खत्म होगा। वरना होगा क्या कि अगर किसी के अंदर क्षमता थोड़ी कम है और कंप्रोमाइज स्टेट पे है, तो वो वायरस वहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं करेगा, यानी वहाँ पे सिम्टम और लक्षण तो नहीं आएंगे, लेकिन सर्वाइव कर जाएगा। तो ये आवश्यक है कि वैक्सीनेशन की पूरी डोज अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये नुकसान भविष्य में हमारे लिए करेगा। हो सकता है इस समय इम्यूनिटी थोड़ी बहुत डेवलप हो रही हो तो लक्षण आपको प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब आई बच्चों की बात। बच्चों में 15 से 17 वर्ष में करीब फर्स्ट डोज हम लोग लगभग पूरी कर चुके हैं, सेकेंड डोज शुरू हो गई है। जो भी बच्चे स्कूलों में लगवाए हैं, इस समय स्कूल चूँकि बंद हैं, वो अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी दूसरी डोज ले सकते हैं। 12 से 14 में अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी पहली डोज नहीं लगी हुई है, तो मैं उनके माता पिताओं से ये अनुरोध करूंगा कि निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में आप जाएं और थोड़ा सा इसमें समय ले लें। एक पर्टिकुलर दिन में जाकर वो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पूरे दिन लगाएं, चूँकि वाइल 10 डोज की होती है और हमें वेस्टेज ना करने के लिए हम लोग यही प्रयास करते हैं कि सामूहिक रूप से इसको हम लोग लगाएं।
तो आप एक समूह बना लें और हम लोग को इन्फॉर्म कर दें। हम लोग आपके तत्काल जाके बच्चों का वैक्सीनेशन आप ही की बताई हुई चिन्हित जगह में कर देंगे। यदि आप ऐसी जगह नहीं चिन्हित कर पा रहे हैं, आप निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच जाएं, जहां आपको टीकाकरण लग सकता है। और ये आपको बता दूं कि जिला अस्पताल में रात के 10 बजे तक भी लगता है। तो आप अगर मान लीजिए दिन में समय नहीं निकल पा रहा है, आप किसी भी शाम को जिला अस्पताल जाकर अपने बच्चों को टीकाकरण लगा सकते हैं। जी जी। तो सर, अगर हम बात करें 12 साल से कम उम्र के बच्चों की, अगर हम कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो उस पर क्या ताज़ा अपडेट है हमारे पास? देखिए, अभी उस पर विचार चल रहा है, क्योंकि हम लोग स्टेजेस में सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि एक एज ग्रुप अगर हमारा पूरी तरह इम्यूनाइज हो जाता है, उसकी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ जाती है, तो हम अगले ग्रुप में बढ़ेंगे। पीडियाट्रिक ग्रुप थोड़ा सा सेंसिटिव ग्रुप होता है। किसी भी वैक्सीन को वहाँ तक पहुँचने के लिए जो अनिवार्यता है, उसको भारत सरकार पूरी तरह परीक्षण कर रही है। और जैसे ही ये लगेगा कि उनमें ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तत्काल वो आरंभ कर दी जाएंगी जी। जबकि इस पर ट्रायल्स चल रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत शीघ्र ही आपको ये सूचना मिलेगी कि नीचे के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है। इस समय आवश्यकता ये है कि जो 12 वर्ष से ऊपर है, उनका जो भी टीका छूटा हुआ हो कोविड से संबंधित, वो अपना तत्काल जाके अपना टीकाकरण पूर्ण करें। तो बच्चों के ये जो कोविड टीकाकरण है सर, ये मुफ्त उपलब्ध है या ये पेड है? बिल्कुल सारी टीकाकरण एक्सेप्ट जो 18 से 60 वर्ष की आयु के लोगों का बूस्टर डोज, सिर्फ बूस्टर डोज ही पेड है। इसके अतिरिक्त सारी वैक्सीन अनपेड है, निःशुल्क है और किसी भी चिकित्सालय में जाके निःशुल्क लगवाई जा सकती है। जी जी। सर, आज हम कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में बात कर रहे हैं। दोहराकर आपको बताना चाहूंगी हमारे सभी श्रोताओं को और दर्शकों को कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो के कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में हमारे साथ हैं आगरा शहर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी। सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन जानकारी आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे सभी देखने और सुनने वालों तक पहुंचाई, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। सर, आप चलते चलते आशीष वचन में हमारे इस रेडियो स्टेशन को या आज के आपके एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके इस कम्युनिटी रेडियो से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। आपकी आइडियंस को भी मैंने देखा है। बहुत ही बुद्धिमान समाज के लिए अपने आप को जो भी उत्तरदायित्व दिया जाता है उसको पूर्ण करती हुई और बहुत ही संवेदित, जिसे मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपके अंदर कितना लोगों की मदद के लिए आप कितना ज़्यादा संवेदित हैं। तो इस तरह की श्रोता और इस तरह का ऑडियंस ग्रुप आपके साथ है, आपके पास है और ये बहुत बड़ी ताकत है आपकी। अब मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूँ और आपके जो भी श्रोता है उनके माध्यम से जो आम जन तक अपनी बात पहुँच पाए और उनकी मदद हो पाए और हम सक्षम हो पाएँ अपने देश को पूर्णतः स्वस्थ करने में। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप निरंतर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हेल्थ इश्यूज पर बहुत ज़्यादा आप हमें जानकारी देते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं, इसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज आगरा की आवाज़ की पूरी टीम की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण के साथ हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास था, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और आगे भी इसे सर्कुलेट करते रहिएगा। होगी आपसे इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में फिर से मुलाकात, तब तक के लिए पूजा की ओर से नमस्कार।